एक समय था जब वेस्ट बंगाल को भारत का सबसे बुद्धिमान, सबसे कल्चर्ड और सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था। कोलकाता पूरे एशिया का फाइनेंस कैपिटल कहलाता था, लेकिन आज कई इंडस्ट्रीज बंगाल छोड़ चुकी हैं। युवा जॉब्स के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से बड़ी बन चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जैसी पावरफुल लीडर भी अपना गढ़ नहीं बचा पाई, और कैसे इंडिया का सबसे विकसित राज्यों में गिना जाने वाला बंगाल धीरे धीरे पीछे छूट गया। नमस्कार दोस्तों, मैं एतम विश्वकर्मा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे बंगाल, जो एक टाइम पर पूरे एशिया का पावर कैपिटल हुआ करता था, आज जॉब्स, इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो एनालिसिस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। अब बात करते हैं बंगाल की। आज का बंगाल देखकर शायद यकीन न हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब बंगाल पूरे भारत को लीड करता था। ब्रिटिश एरा में कोलकाता भारत की राजधानी था। सबसे बड़े पोर्ट्स बंगाल में थे, सबसे बड़े इंडस्ट्रीज बंगाल में थे, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बंगाल से निकलते थे। यहीं से फ्रीडम मूवमेंट उठा, लिटरेचर रिवॉल्यूशन आया, साइंस और आर्ट को नई दिशा मिली। लेकिन 1947 के बाद धीरे धीरे बंगाल की पॉलिटिक्स बदलने लगी, इंडस्ट्रीज कम होने लगी, ट्रेड शिफ्ट होने लगा, और फिर आया वो दौर जिसने बंगाल की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया। 1977 वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई। शुरुआत में लोगों को लगा अब गरीबों के लिए काम होगा, लैंड रिफॉर्म्स हुए, लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे लेबर स्ट्राइक्स बढ़ने लगे, यूनियन पॉलिटिक्स एग्रेसिव हो गई, इंडस्ट्रीज इनसिक्योर महसूस करने लगी, और कई बड़े बिजनेस हाउसेस बंगाल छोड़कर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका जैसे राज्यों में चले गए। और यहीं से शुरू हुआ बंगाल का इकोनॉमिक स्लो डाउन। जहां बाकी राज्य आईटी हब्स बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे थे, वहीं बंगाल पॉलिटिक्स क्लैशेस और आइडियोलॉजिकल बैटल्स में फंसता चला गया। फिर एंट्री हुई एक फेरी लीडर की, नाम ममता बनर्जी। सड़क पर लड़ने वाली, धरना देने वाली, आम लोगों की आवाज़ बनने वाली नेता। उन्होंने लेफ्ट सरकार के खिलाफ एक मैसिव मूवमेंट खड़ा किया। उनका स्लोगन था माँ, माटी और मानुष। और 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट गवर्नमेंट गिर गई। पूरा बंगाल सेलिब्रेट कर रहा था। अब लोगों को लगा कि बंगाल अब फिर से उठेगा। ममता बनर्जी सिर्फ सीएम नहीं थी, वो दीदी बन चुकी थी। दीदी यानी एक इमोशनल सिंबल। शुरुआत में स्कीम्स आई, रोड्स बने, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स भी पॉपुलर हुए, लेकिन धीरे धीरे कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। लोग कहने लगे करप्शन बढ़ रहा है, लोकल लीडर्स पावरफुल हो गए हैं, वायलेंस बढ़ रहा है, पॉलिटिकल कंट्रोल हर जगह दिख रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिक्रूटमेंट स्कीम्स सामने आने लगे। टीचर जॉब्स, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, इन सब में करप्शन के आरोप लगे। मिडिल क्लास यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। फिर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई और अपोजिशन ने नैरेटिव बनाना शुरू किया। बंगाल डेवलपमेंट से ज़्यादा पॉलिटिक्स में फंस गया है। धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने लगी। इसी बीच बीजेपी ने बंगाल में एग्रेसिवली एंट्री शुरू की। पहले बीजेपी बंगाल में बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन हिंदू पोलराइजेशन, एंटी टीएमसी सेंटीमेंट, करप्शन एलिगेशंस, कैडर वायलेंस, इन सब ने बीजेपी को स्पेस देना शुरू किया। और फिर एक बड़ा चेहरा सामने आया, शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी थे, वही बीजेपी में चले गए। अब लड़ाई सिर्फ इलेक्शन नहीं थी, ये बन गई दीदी वर्सेस एंटायर अपोजिशन। और धीरे धीरे वो इमोशनल कनेक्शन जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी, अब कमज़ोर होने लगी। 2026 इलेक्शन आते आते कई वोटर्स चेंज चाहते थे। कुछ लोग बीजेपी को पसंद करते थे, लेकिन कई लोग सिर्फ टीएमसी को हटाना चाहते थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एंटी टीएमसी वोट्स कंसोलिडेट होने लगे, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ममता बनर्जी अपनी सीट तक हार गई। बंगाल पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी क्यों हारी। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बंगाल फिर से इंडस्ट्री हब बनेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और टैलेंट रोक पाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट्स आती हैं और गवर्नमेंट्स जाती हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट रुक जाए तो पूरा का पूरा राज्य पीछे छूट जाता है। और शायद यही बंगाल की सबसे बड़ी कहानी है। क्या लगता है आपको? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आगे ऐसे ही एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।